हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विष्णु और आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले इसको समझेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग का मीनिंग क्या है, इसका फॉर्मूला जानेंगे और आगे और टॉपिक की बात करते हैं। तो अब सुनिए ध्यान से। जब मैं आपको कहता हूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग मतलब कम होना, रिलेटिव मतलब किसी के कंपैरिजन में कम हो जाना। किसका वेपर प्रेशर? जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर। आप सपोज करो ये कंटेनर है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल है। मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है मान लो। सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल है, सरफेस के अंदर भी मॉलिक्यूल है, लेकिन सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल है, ऐसा मान के चलो। जो सरफेस में मॉलिक्यूल है वही वेपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, वही तो वेपराइज होंगे, वही प्रेशर लगाएंगे। अंदर वाला प्रेशर नहीं लगाएगा, जो सरफेस पे है वही वेपर प्रेशर लगाएगा। ठीक है। क्या नाम है इसका? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मान लीजिए हर एक मॉलिक्यूल, टोटल 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल है, और हर एक मॉलिक्यूल जो है वो अपना कुछ 10 mm प्रेशर लगा रहा है, 10 mm, 10 mm ऑफ Hg। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? 10 मॉलिक्यूल है और हर एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगा रहा है? 10। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? 100 mm ऑफ मरकरी, Hg। ये प्रेशर हो गया। अब मैंने इसमें चीनी डाल दी, ठीक है, चीनी डाल दी। तो चीनी क्या होगी? उसने कुछ कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल किसके आगे? शुगर के आगे, चीनी के आगे। चीनी कोई वेपोराइज तो होती नहीं, हवा में उड़ती तो है नहीं, है ना। तो क्या वो कोई प्रेशर लगाएगी अपनी तरफ से? चीनी के मॉलिक्यूल हैं 4, क्या वो कोई प्रेशर लगाएंगे? 0। वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 6, क्या वो प्रेशर लगाएंगे? ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इनिशियल प्रेशर कितना हुआ, इनिशियल प्रेशर सॉल्वेंट का कितना था? 100 mm। अब कितना प्रेशर है? 60 है। तो आप एक चीज बताओ, कितना प्रेशर चेंज हो गया? इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना था? 100, फाइनल कितना था? 60। कितना आ गया चेंज? ये चेंज हो गया 40, आया ना? 40 क्या आ गया? चेंज आ गया। अब तो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा पी को क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कम हो गया। अब एक वर्ड यूज होगा, रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि डेल्टा पी अपॉन में P1 नॉट। ठीक है, डेल्टा पी अपॉन में, डेल्टा पी को हम क्या लिखेंगे? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट। इतना समझ में आया? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट, ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलो जी, बात ठीक है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कितना है? एक्चुअली कितने मॉलिक्यूल थे? 10। लेकिन शुगर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा? 4। 10 में से 4, 10 में से 4, पहले टोटल 10 थे, अब 4 मॉलिक्यूल किसके आ गए? शुगर के। मतलब कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं, मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट कर दो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कितना आ गया भाई? वो 4 मॉलिक्यूल अपॉन में टोटल मॉलिक्यूल 10, तो आ गया 4/10। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल अपॉन में टोटल मोल।
नंबर ऑफ मोल अपॉन में टोटल मोल। तो नंबर ऑफ मोल 4 है और टोटल मोल कितने हैं 10। ठीक है, जितना इसका मोल फ्रैक्शन है उतना ही ये कम हो गया प्रेशर। कैसे? देखो कितना है 40, कितने में से 100 में से 0 0 काट भी देंगे तो कितना आएगा 4/10। और ये भी कितना आया 4/10। यानी कि ये जो आंसर है वो आपका एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन के बराबर आ गया। मैं चाहूँ तो इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, अभी प्रूव भी कर देंगे। कैसे? सीधी सी बात है, P1 को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, P1 को लिखेंगे ना P1x1। अब इसमें से P1 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1 माइनस P1 नॉट से P1 नॉट कट गया। अब 1 माइनस x1 कितना होता है x2। हो गया ना। तो आप इसको फाइनल ऐसे लिखेंगे P डेल्टा P अपॉन में P1 नॉट बराबर x2। x2 क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 अपॉन में नंबर ऑफ टोटल मोल। टोटल मोल को कभी कभी ऐसा होता है, जब कभी नंबर ऑफ मोल 1 ज्यादा होता है 2 से, तो हम 2 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ 1 को लिखते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है, पहले एक बार समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फॉर्मूला समझ लो, बात खत्म। कॉन्सेप्ट समझ लो कि प्रेशर कम क्यों हो रहा है। फॉर्मूला तो वैसे रट सकते हो, रटने को तो कैसे भी बुक में लिखा रहता है, लेकिन आया कैसे, समझ रहे हो ना बात को। और वो आया क्यों, ऐसे समझो कि भाई शुगर सॉल्यूशन तो उड़ नहीं रहा, तो प्रेशर तो कम ही होगा। अब कितना कम होगा वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना शुगर आप डाल रहे हो। अगर आप 50% शुगर डाल रहे हो तो प्रेशर भी 50% लो हो जाएगा। अगर आपने 90% शुगर डाल दी, मतलब कि 10 ग्राम पानी है या 10 मोल पानी है और 90 मोल चीनी है, तो 90% प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब इसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे। इतना समझ में आ गया, नोट कर लेना है ना हिसाब से। अब इसी के ऊपर एक चीज डिपेंड करेगी, वो है इसका बॉइलिंग पॉइंट। समझना ध्यान से, इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना, इसको हटा रहा हूं। अब आप मुझे एक चीज बताना ध्यान से, मैंने एक वर्ड बोला बॉइलिंग, मतलब बॉयल होना। कोई भी चीज बॉयल तब होती है जब उसका जो ये जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल हैं वो वेपोराइज होते हैं, सारे के सारे। अच्छा, वेपोराइज तो हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। वेपोराइज होते हैं ना तो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक कोई बर्तन ले लो, पानी रख दो, ढक्कन रख दो, नीचे गैस जला दो, पानी उबलेगा। उबलने के बाद क्या होगा, वो ढक्कन जो है अपने आप ही हटने लग जाएगा वेपर की वजह से। मतलब कि जो पानी है वो प्रेशर लगा रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर हवा का प्रेशर है। जब हवा के प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा या बराबर प्रेशर होगा तो हम उस वर्ड को कहते हैं बॉइलिंग। अगर आप प्रेशर कुकर लगा दोगे तब भी ऐसा होगा, कुछ ज्यादा जब वेपर बन जाएगी तो सीटी भी ऊपर उठा देगा, फिर भाप निकलने लग जाएगी। मतलब ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो भी फिर ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। मैंने क्या बोला, अगर ज्यादा प्रेशर लगा दोगे ऊपर से तो फिर टेम्परेचर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, और आप कम प्रेशर लगाओगे तो कम प्रेशर पे बॉईल हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, हिल स्टेशन पे, माउंटेन्स पे, पहाड़ी क्षेत्र में जब आप पानी उबालते हो, पानी जल्दी उबल जाता है। जल्दी उबलने का ये मतलब नहीं है कि जल्दी गर्म हो जाता है, वो गर्म नहीं होता, बस वो उबल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तो टेम्परेचर भी कम देना पड़ता है। टेम्परेचर कम देना पड़ता है, पानी ठंडा है लेकिन फिर भी लग रहा है कि उबल रहा है। पानी ज्यादा गर्म नहीं रहता, गुनगुना रहता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि उबल गया। वहां के लोग जो खाना बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उन्हें लगता है पानी उबल गया, खाना उतार लो आग पे से, उबल गया। जब वो खाते हैं वो खाना कच्चा ही रह जाता है। रीजन क्या है कि पानी लग रहा है कि उबल गया लेकिन टेम्परेचर उसका उतना नहीं बढ़ा। जब टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो खाना कैसे पक जाएगा, खाना तो अपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही पकेगा, खाना कच्चा रह जाता है। तो फिर इसका वो क्या है, सॉल्यूशन क्या है कि आप प्रेशर कुकर यूज करो। जब प्रेशर कुकर यूज करोगे
प्रेशर कुकर में आप ये बताओ, खाना एकदम से आप चावल बना रहे हो, एक आपने बर्तन में चावल पकाओ, एक प्रेशर कुकर में पकाओ, या आलू उबाल रहे हो, एक बर्तन में पकाओ और एक प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में आलू जल्दी उबल जाएगा, कहते 2 सीटी लगाओगे और 3 सीटी लगाओगे आलू उबल गया। या चावल बनाने 2 सीटी में खत्म, दाल बनाने 3 सीटी में खत्म। और ऐसे बनता रहेगा बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ा वो प्रेशर बाहर निकल गया। अगर खुला बर्तन है, जैसे ही प्रेशर डेवलप हुआ, वो प्रेशर डेवलप होने के बाद बर्तन से बाहर भाग गया, तो फिर से पानी को उबलना पड़ेगा, फिर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से रोकने वाला तो कोई है नहीं। जब होगा तभी तो उसको हटाएगा। यहाँ प्रेशर कुकर में क्या है, एक ऊपर से बर्तन है, जैसे ही पानी क्या करेगा, उसको ऊपर प्रेशर लगाएगा, वो तो हटेगा नहीं, तो कम प्रेशर पे तो हटेगा नहीं, तो और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और ज्यादा प्रेशर बनता रहेगा बनता रहेगा, फिर इतनी उसके अंदर पावर आएगी कि वो लोहे की सीटी को भी हटा देगा, तो फिर हट जाएगा। प्रेशर जैसे रिलीज हो जाएगा, सीटी वापस आ जाएगी। अभी मैंने बताया क्या आपको, अगर आप उसमें चीनी डाल दें, तो चीनी डालने से क्या है, पहले 10 मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे थे, अब कितने बचे, 6। तो 6 मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे, क्या उतना प्रेशर लगा देंगे? भाई सीधी सी बात है, पहले 10 लोग किसी पे फोर्स लगा रहे थे, धक्का मार रहे थे गाड़ी को, अब 6 लोग लगा रहे हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब समझ में आया नहीं है? ठीक है। तो आप एक चीज समझो, चाय बनाते समय या सब्जी बनाते समय, चाय जब बनाते हैं चीनी पहले नहीं डालते। अगर आप चीनी पहले डाल दोगे, इसका मतलब आप उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हाई कर दोगे, आपको ज्यादा देर तक चाय उबालनी पड़ेगी। फायदा क्या है? तो पहले पानी उबाल लो, उबलते पानी में फिर पत्ती डाल दो, दूध डाल दो, चीनी बाद में डालो। समझ रहे हो बात को? चीनी बाद में डालो, चीनी डालेगा थोड़ा 1-2 मिनट उबाल दो, बात खत्म। ऐसी सब्जी बन गई या जो भी बन गया, नमक बाद में डाल दो, जैसे ही उतारने वाले हो नमक डाल के मिला के कर लो। क्योंकि अगर आप नमक पहले डालोगे, चीनी पहले डालोगे पानी के अंदर, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ, कौन सा? एलिवेशन। तो एलिवेशन में क्या हुआ कि मान लो पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्योंकि आपने उसमें चीनी डाल दिया, कुछ डाल दिया था, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 105 हो गया। समझ में आ रहा है? 105 हो गया। ये जो चेंज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ, इसको कैसे लिखोगे? नया बॉइलिंग पॉइंट माइनस पुराना बॉइलिंग पॉइंट। नया 105 है, पुराना 100 है। ये डिपेंड करेगा मोलैलिटी पे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट, जो चीनी डाल रहे हैं उसकी मोलैलिटी, और मल्टीप्लाई में एक कांस्टेंट आ जाएगा के बी। के बी को कहते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। दो नाम है इसके, इसके दो नाम है, एक है एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट तो आप समझ जाओगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी समझ जाओगे। जो एक वर्ड यूज किया इसने एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, वो नहीं समझ पाओगे, इसलिए बस उसी पर फोकस करो। नहीं समझे? के बी, उसको बोलेंगे के बी, ये कांस्टेंट है, गिवन रहेगा। एम का मतलब मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। क्लियर है ना बात? तो इसको मैंने क्या बोला? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई? चलो ये टॉपिक क्लियर हुआ, फॉर्मूला समझ में आ गया। डेल्टा टीबी बराबर एम के बी, एम का मतलब समझ में आ गया, और नंबर ऑफ मोल तो निकाल ही लोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। जिस तरीके से हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, किसकी? एलिवेशन, यानी एलिवेट हो रहा है कुछ। ऐसे ही एक होता है डिप्रेशन।
अब इसका क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। पानी उबल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर उबल रहा है, क्यों उबल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि पहले 10 मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल 10 प्रेशर लगा रहे हैं, तो टोटल प्रेशर हो गया 100। तो जैसे ही 100 प्रेशर लगा देंगे वाटर मॉलिक्यूल, पानी उबल जाएगा। लेकिन अब अगर वाटर मॉलिक्यूल खाली 6 बचे और उन्हें प्रेशर लगाना है 100, तो हर एक कितना प्रेशर लगाएगा, 16.66। यानी हर एक वाटर मॉलिक्यूल को अब 10 प्रेशर ना लगा के कितना लगाना पड़ेगा, 16.66। यानी 10 से सीधा 66 कर दिया, 10 से मतलब 16.66 कर दिया। कितना परसेंट प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब पहले कोई प्रेशर 10 लगा रहा था, अब लगा रहा है 16.66, मतलब कि 16.66% इंक्रीज कर दिया प्रेशर। और अगर इतना प्रेशर इंक्रीज किया तो इतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। 100 की जगह फिर 166 टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा आपको। 166 टेम्परेचर आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब 100 डिग्री नहीं, 166 डिग्री, 166 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा अगर आपको पानी को उबालना है तो। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज क्लियर है ना। 100 भाई आपको तो प्रेशर 100 लाना ही पड़ेगा, अब कैसे भी लाओ, कैसे लाओगे, उसका प्रेशर बढ़ा के। पहले 100 लोग 10 लोग 10 प्रेशर लगा रहे हैं, टोटल प्रेशर 100 आ रहा है। अब 10 थोड़ी ना, अब तो 6 मॉलिक्यूल है और प्रेशर हमें 100 चाहिए, क्योंकि ऊपर का प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, हवा का प्रेशर ऊपर का कांस्टेंट है 1 एटीएम, वो ना तो कम होता है ना तो ज्यादा होता है। तो वो 10 या मतलब 1 एटीएम प्रेशर लाने के लिए अब कितने मॉलिक्यूल हैं, अब मॉलिक्यूल हैं सिर्फ 6, और प्रेशर पूरा होगा, पूरा पूरा वही लाना है। तो फिर हर एक मॉलिक्यूल को अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल को अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर हर एक मॉलिक्यूल को अपना टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी प्रेशर बढ़ता है। तो इसलिए कहा है कि टेम्परेचर बढ़ गया। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई। अब फ्रीज, पानी फ्रीज होता है 0 डिग्री पे। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। फ्रीज का मतलब क्या है कि हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से चिपक गया, चिपक गया ऐसे। मतलब कि एक मॉलिक्यूल वाटर का ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का ये रहा, फिर तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और इन्होंने आपस में एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, तीसरा मॉलिक्यूल ये रहा, लेकिन बीच में शुगर का मॉलिक्यूल है, तो वो चिपकने ही नहीं देगा, वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा ना, वो बीच में आ जाएगा। फिर ये रहा, फिर वो चीनी का मॉलिक्यूल फिर से बीच में आ गया, फिर ये रहा, फिर वो बीच में आ गया। तो बीच में आने से क्या होगा, वो चिपकने नहीं देगा, तो आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये जम जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज तब होगा जब टेम्परेचर कम होगा। अब क्योंकि बीच में तो शुगर मॉलिक्यूल है, चीनी है, चीनी का एक मॉलिक्यूल है, वो बीच में आ गया, वो बीच में आ गया, वो कह रहेगा, वो एक वाटर मॉलिक्यूल ही बोला, वो एक बोला, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन बीच में ये आ गया, तो इसके फोर्स को नेग्लेक्ट करने के लिए उन्हें और ज्यादा पास आना पड़ेगा, मतलब और ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो फिर पानी 0 डिग्री पे फ्रीज ना होके शायद हो सकता है पानी -5 डिग्री पे फ्रीज हो। देखो सीधी सी बात है, अगर पानी को, बोतल को आप फ्रीजर में रख दो जम जाएगा, लेकिन इसी में दूध डाल के, चीनी डाल के, थोड़ी क्रीम वगैरह डाल के डाल दो, कस्टर्ड वगैरह, वो जमती नहीं है। फ्रीजर जो होता है, आइसक्रीम वाले जो फ्रीजर होते हैं, उन वो हमारे घर के रेफ्रिजरेटर की तरह नहीं काम करते हैं। वो डीप फ्रीज होता है, मतलब कि उसमें टेम्परेचर -5 -10 नहीं होता, -30 -25 होता है। समझ रहे हो ना बात को। आप एक काम करो, आप यहाँ से आइसक्रीम खरीदो, कॉर्नेटो वगैरह जो भी है खरीद लो, उसको अपने घर पे जाके फ्रीजर में रख दो, पिघल जाएगी फ्रीजर में जाके वो। जितनी अच्छी आइसक्रीम यहाँ जमेगी आपके फ्रीजर में जमेगी नहीं, रेफ्रिजरेटर में। इसलिए या तो उसे तुरंत कंज्यूम कर लो, ले जाओ खा लो। अगर आप फ्रीजर में रखोगे, कितना भी कूल कर देना उतना अच्छा नहीं रहेगा वो। क्यों? क्योंकि अब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी ना वो रहेगी, वो पिघल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर माइनस में जा चुका है, और ज्यादा माइनस में। फ्रीजर का काम क्या होता है, पानी को फ्रीज करना। पानी तो 0 डिग्री पे हो जाएगा, तो फ्रीजर -5 भी कर देगा तब भी पानी जम जाएगा। और सब्जियों को फ्रेश रखना,
लेकिन जो आपकी आइसक्रीम है और ब्रिक्स जो आती हैं, है ना, उनके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? तो उनके लिए 0 थोड़ी ना चाहिए, -5 थोड़ी ना चाहिए, -25, -30, इतना कम टेम्परेचर चाहिए। और वो टेम्परेचर सिर्फ वो आइसक्रीम वाली जो फ्रीजर आते हैं बस वहीं अप्लाई होता है। आप अपने घर वाले में लगाओगे, घर का रेफ्रिजरेटर, उसमें नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन फिर से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, चेंज हो गया। इस समय जो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हुआ तो आप क्या करोगे, फाइनल में से इनिशियल घटाओगे, इनिशियल में से फाइनल घटाओगे। मैं घटाऊंगा ज्यादा में से कम वाला घटाऊंगा। ज्यादा ये है, कम ये है, ज्यादा ये है, कम ये है। तो हाँ, इसमें ज्यादा ये है, कम ये है, तो टीबी में से टीबी नॉट घटाया, इसमें टीएफ नॉट में से टीएफ घटाऊंगा। समझ रहे हो ना बात, ज्यादा में से, समझ रहे हो ना बात को। तो इसमें टीएफ नॉट में से टीएफ घटाऊंगा, और वो किसके बराबर आएगा, मोलैलिटी इंटू में के एफ। जैसे यहाँ पे के भी था, यहाँ पे के एफ है। ये के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेस हो गया, या इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वो था एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये है आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ। आई बात समझ नहीं आई। पानी के लिए के एफ की वैल्यू 1.86 होती है, पानी के लिए ध्यान रखना, पानी के लिए 1.86 होती है फ्रीजिंग वाला, और बॉइलिंग होता है 0.52। यानी बॉइलिंग कॉन्स्ट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू 0.52 होती है, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू 1.86 होती है। यूनिट इसकी किलो केल्विन, किलो केल्विन पर मोल, ये यूनिट होती है, ठीक है, केजी केल्विन पर मोल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा हमने, उसी से एक टॉपिक निकल के आया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। क्या डालने से, जब चीनी या नमक, कोई ऐसा सब्सटेंस जो पानी में वेपोराइज नहीं होता, यानी उसको हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल, कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, और उसके लिए फॉर्मूला आप ये लगा दोगे। इतना बात समझ में आया? चलो आज ये 2 ही फॉर्मूले रख देते हैं, क्योंकि तीसरा फॉर्मूला कराऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं एलैबोरेट, इतना तो समझ में आ गया, इसको एलैबोरेट कर देते हैं कि क्या क्या पूछ सकते हैं इस सवाल में। आ रही है बात समझ में? हटा दूं इसे थोड़ा सा, बात समझ में आ रहा है? अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी को कैसे लिखोगे आप, टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू के बी, और यहाँ पे मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। ये रहा के बी, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में, ये आ गया। अच्छा, टीवी नॉट आपको पता होना चाहिए, पानी की बात हो रही है तो 100 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, 15 केल्विन, 15 का भी ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे। और के बी की वैल्यू आपको दी हो तो ठीक है, ना दी हो तो अपने आप ही 0.52 रख देनी है, हाँ या ना। डब्ल्यू बी आपका हो गया क्या, सॉल्यूट का मास, या तो दिया होगा या तो नहीं दिया होगा, जो भी है। और एम बी क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और डब्ल्यू के ये क्या हो गया, मास ऑफ वाटर, यानी अगर वाटर है तो, जरूर नहीं है वाटर हो, बेंजीन भी हो सकता है। अगर वाटर हुआ तो आप लिख सकते हो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये आपके 3 टॉपिक हुए, या 2 टॉपिक मान लो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल 2.9, 2.10 ये आप करो, ठीक है। ये लो।
करो सब।